very good morning dear students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School Rajpura. Students, today we will start class 5th chapter 3rd, movements and breathing of animals. Students, in this chapter we will read about movements in animals, different body parts for movement in animals, breathing in animals, different organ for breathing, how do land animals breathe, how do water animals breathe. Okay, so let's start. Movements in animals. Animals move from one place to another in search of food, shelter and a safe place for their offspring. जो एनिमल्स होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपना खाना ढूंढने जाते हैं, शरण जो शेल्टर होती है वो सर्च करने के लिए जाते हैं और सेफ प्लेस सर्च करते हैं अपनी संतान के लिए. एनिमल्स ऑन लैंड, एयर एंड वाटर मूव इन डिफरेंट वेज. एनिमल जो होते हैं ज़मीन पे, हवा में और पानी में अलग अलग तरह से मूव करते हैं. दे हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और लिम्स दैट अनेबल डैम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, तो इनके बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट लिम्स होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करने के लिए. एनिमल्स ऑन लैंड एंड देयर मूवमेंट. एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं और उनका मूवमेंट कैसे होता है. एनिमल्स ऑन लैंड हैव 4 लिम्स. जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उनके 4 लिम्स होते हैं, 4 अंग होते हैं. द 2 इन फ्रंट आर कॉल्ड 4 लिम्स. जो फ्रंट में होते हैं उनको तो क्या कहते हैं, 4 लिम्स कहते हैं. ओके, एंड द 2 एट द बैक आर कॉल्ड हिंड लिम्स. और जो बैक में होते हैं स्टूडेंट्स उनको कहते हैं हिंड लिम्स. ओके, सम एनिमल्स यूज ऑल द 4 लिम्स टू रन, हूप और वॉक. कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जो चारों के चारों अंगों का यूज़ कर लेते हैं उछलने कूदने और चलने में. वाइल सम यूज़ दियर लिम्स टू स्विम और ब्यूरो. और कुछ उनका लिम्स का यूज़ करते हैं तैरने और गड्ढा खोदने के लिए. ए हॉर्स यूज इट्स 4 लिम्स फॉर गैलोपिंग. जो हॉर्स होता है, घोड़ा होता है, वो दौड़ने के लिए अपने लिम्स का यूज़ करता है. ए रैबिट हैज़ पैडेड टॉय. जो रैबिट है होता है, खरगोश होता है, उसके गद्देदार पंजे होते हैं फॉर रनिंग करने के लिए. एंड लार्ज हिंड लिम्स फॉर हुपिंग. और हिंड लिम्स किसके लिए होते हैं, बड़े बड़े हुपिंग करने के लिए, कूदने के लिए. एंड चीता इज़ एबल टू रन विद अ स्पीड ऑफ 70 माइल्स पर आवर. जो चीता होता है वो रन करता है कितने स्पीड से, 70 माइल्स पर आवर विद द हेल्प ऑफ इट्स लिम्स. किसकी हेल्प से मूव करता है, लिम्स की हेल्प से. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स इन वाटर एंड दियर मूवमेंट. जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं और उनका मूवमेंट. डक्स हैव वेब फिट टू मूव अराउंड इन वाटर. जो डक होती है उसके जाली के समान पैर होते हैं वाटर में मूव करने के लिए. दे डू नॉट हैव नर्व्स इन दियर फीट. उसके पैरों में नसें नहीं होती, सो दे कैन नॉट फील. इसलिए वो महसूस नहीं कर सकते व्हेन वाटर इज़ कोल्ड. जब पानी कैसा होता है, ठंडा होता है. फ्रॉग ऑल्सो हैव वेब फिट टू स्विम. फ्रॉग के भी कैसे फिट होते हैं, वेब्ड, जाल के समान. बट दे ऑल्सो हैव हिंड लिम टू जंप ऑन लैंड. जब जो वो ज़मीन पे रहते हैं तो वो जंप किसकी हेल्प से करते हैं स्टूडेंट्स, हिंड लिम की हेल्प से. फिश हैव फिन्स. फिश के पंख होते हैं 1 पेयर इन द फ्रंट. एक पेयर तो फ्रंट में होता है एंड 1 पेयर एट दी बैक टू मूव इन वाटर. पानी में मूव करने के लिए एक पेयर पीछे की तरफ होता है. द अनपेयर्ड फिन्स हेल्प द फिश टू मेंटेन बैलेंस. एंड जो अनपेयर्ड होते हैं, जो पेयर में नहीं होते फिन्स, वो उनकी हेल्प करते हैं फिश की मेंटेन रखने के लिए और बैलेंस बनाए रखने के लिए. एंड टेल फिन हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन वाटर. वाटर में डायरेक्शन को जब वो चेंज करती है फिश तो वो किसकी हेल्प से करती है, टेल फिन की हेल्प से. द ऑक्टोपस मूव अराउंड विद द हेल्प ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग टेंटेकल. जो ऑक्टोपस होता है वो टेंटेकल की, जो लता तंतु की तरह उसके बॉडी के पार्ट होते हैं, उसकी हेल्प से मूव करता है. टर्टल यूज दियर 4 पैडेड लिम्स टू स्विम. जो टर्टल होता है, वो कछुआ होता है, वो किसकी हेल्प से मूव करता है, पैडेड लिम्स होते हैं उसके, पैड की तरह विद स्विम करता है उसकी हेल्प से. वेयर एज पेंगुइन यूज दियर 2 लिम्स टू पुश वाटर एंड स्विम. और जो पेंगुइन होता है वो 4 लिम्स जो होते हैं उसकी हेल्प से वाटर को पुश करता है और स्विम करता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट इंसेक्ट्स क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े. इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स. इंसेक्ट्स के कितने लेग्स होते हैं, 6 लेग्स होते हैं. सम इंसेक्ट्स ओनली क्रैवल.
कुछ इंसेक्ट तो रेंगते हैं, वाइल सम आर एबल टू क्रैवल, हुपिंग एंड फ्लाई। कुछ क्या करते हैं, क्रैवल भी करते हैं, रेंगते भी हैं, उछलते भी हैं और फ्लाई भी करते हैं। एंड्स, बीटल, बैड बग्स, बीटल क्या होता है, भूरा, बैड बग्स खटमल, लाई, जू एंड कॉकरोच क्रैव, ये सभी क्या करते हैं, क्रैवल करते हैं। सम इंसेक्ट्स हैव ए पेयर ऑफ विंग टू फ्लाई। कुछ जो इंसेक्ट होते हैं उनके टू क्या होते हैं, विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए, लाइक बटरफ्लाई, हनी बी, मॉस्किटो, ड्रैगन फ्लाई एंड ग्रास होपर, ये सभी क्या करते हैं, फ्लाई। ए ग्रास होपर यूजेस इट्स हिंड लिम्ब फॉर हुपिंग। जो ग्रास होपर होता है वो हिंड लिम्ब का यूज़ क्यों करता है, हुपिंग के लिए, एंड विंग्स टू फ्लाई, और विंग्स का यूज़ क्यों करता है स्टूडेंट्स, फ्लाई करने के लिए। ओके, द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम डैट ऑफ ए बर्ड। जो इंसेक्ट के विंग्स होते हैं वो बर्ड के विंग्स से डिफरेंट होते हैं। द विंग्स ऑफ इंसेक्ट आर कलर्ड। क्यों, कैसे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो इंसेक्ट होते हैं उनके विंग्स कलरफुल होते हैं, एंड हैव टाइनी स्केल्स ऑन देम, और उन पे क्या बने होते हैं, टाइनी स्केल्स बने होते हैं, पपड़ी बनी होती है। These are the pictures of cockroach, mosquito, dragonfly. Next, birds, पक्षी. The bones of birds are light and hollow. जो बर्ड्स की बोन होती है वो हल्की होती है, खोखली होती है। They have a boat shape body. उनकी शेप कैसी होती है बॉडी की, बोट की तरह होती है। And wings attached to their breast bone with strong chest muscle. जो चेस्ट की स्ट्रॉन्ग मसल होती है वो किसके साथ अटैच होती है, ब्रेस्ट बोन के साथ। They have feather to keep दैम warm. उनके पंख होते हैं, उनको गर्म रखते हैं वो। दे यूज़ दियर फिट टू हुप एंड मूव. उनके पैर उनके किस काम आते हैं, हुपिंग करने के लिए, कूदने के लिए और मूव करने के लिए. हाउएवर बर्ड्स लाइक इम्यू, पेंगुइन एंड ओस्ट्रिच यूज दियर फीट टू वॉक एंड रन. कुछ बर्ड्स होते हैं लाइक दिस, ये क्या करते हैं, अपने पैरों का यूज़ वॉक और रन करने के लिए यूज़ करते हैं. दे आर फ्लाइटलेस बर्ड, ये फ्लाइट नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते. नॉट एबल टू फ्लाई, एबल नहीं होते फ्लाई करने के लिए. फ्लाइटलेस बर्ड इम्यू, पेंगुइन, ओस्ट्रिच, ये कुछ बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते. सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो रेंग के चलते हैं. द कोल्ड ब्लडेड एनिमल लाइक स्नेक, जिनका खून कैसा होता है, ठंडा होता है, जैसे स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल, टोर्टोइज आर डिस्न्यूज बाय दियर ड्राई स्केली स्किन. उनको उनकी सल की स्किनों से उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है. दिस रेप्टाइल्स हैव लिम्स टू मूव. इनके रेप्टाइल्स के क्या होते हैं, लिम्स होते हैं मूव करने के लिए. बट दे क्रैवल ऑन दियर बैलीज ऑन लैंड टू लेस एग. लेकिन जब ये अंडे देने के लिए ज़मीन पे रेंग के चलते हैं, क्रैवल करते हैं, तो बैली के थ्रू करते हैं. द लिम्स ऑफ ए टर्टल एक्ट लाइक फ्लीपर. जो लिम्स होते हैं टर्टल के वो फ्लीपर की तरह एक्ट करते हैं. एंड अनेबल दैम टू पैडल थ्रू वाटर. और किस जो इनके फलक होते हैं, पैडल होते हैं, वो उनके थ्रू क्या करते हैं, वाटर में मूव करते हैं. ए रेप्टाइल दैट डज नॉट हैव लिम्स इज स्नेक. जो जिस रेप्टाइल के लिम्स नहीं होते वो कौन सा है, स्नेक. स्नेक हैव स्केल्स और प्लेट्स ऑन दी अंडर साइड ऑफ दियर बॉडी. उनकी बॉडी के अंडर साइड क्या बने होते हैं स्टूडेंट्स, स्केल्स और प्लेट्स. विच आर अटैच टू दियर रिब्स, जो उनकी पसलियों से अटैच होते हैं. दिस प्लेट्स एक्ट लाइक फीट एंड रिब्स एक्ट लाइक लेग. जो प्लेट्स होती हैं वो तो फीट की तरह एक्ट करती हैं, और जो रिब्स होती हैं वो लेग्स की तरह एक्ट करती हैं. एंड अनेबल द स्नेक टू मूव. और स्नेक को मूव कराने में दोनों ही चीज़ें हेल्प करती है. स्नेक्स हैव स्ट्रॉन्ग मसल. स्नेक की मांसपेशी स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है. एंड एज दे मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड दियर स्केल्स पुश अगेंस्ट द ग्राउंड. जब ये मूव करते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड, आगे पीछे जाते हैं, तो इनके स्केल्स जो है वो उनको हेल्प करते हैं, पुश करते हैं आगे की तरफ ग्राउंड के अगेंस्ट. बिकॉज ऑफ दियर स्केल्स की वजह से स्नेक फाइंड्स इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन स्मूथ सरफेस. स्केल्स की वजह से क्या होता है, स्मूथ सरफेस पे बहुत कठिनाई से चल पाता है स्नेक, बट मूव ईजिली ऑन अ रफ सरफेस पे आसानी से मूव कर सकते हैं. द पिक्चर ऑफ स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, ह्यूमन्स आर हायर फॉर्म ऑफ एनिमल. जो मनुष्य हैं वो उच्चतम श्रेणी के प्राणी हैं, एनिमल्स है, जानवर हैं. वो यूज़ दियर फीट टू बैलेंस एंड स्टैंड इरेक्ट.
वो अपने पैरों का यूज़ क्यों करते हैं? अपनी बॉडी को बैलेंस बनाए रखने के लिए और सीधे खड़े होने के लिए। द लेग्स हेल्प टू वॉक वाइल ईच हैंड हेल्प्स टू होल्ड थिंग्स। उनके जो पैर हैं उनसे वो चलते हैं, हाथों से क्या करते हैं? चीज़ों को पकड़ते हैं। एज दियर हैंड्स हैव 4 फिंगर्स, उनके हाथों में 4 क्या होती है? फिंगर होती है। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स, करेक्ट एंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स लिखने हैं आपको। करेक्ट के लिए ट्रू, इनकरेक्ट के लिए फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, स्नेक्स हैव वीक मसल। जो स्नेक है उसकी वीक मसल होती है? नो, स्ट्रॉन्ग मसल होती है। तो क्या आएगा? फॉल्स। नेक्स्ट, द एक्वाटिक एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। जो एक्वाटिक पानी में रहते हैं वो एयर से ऑक्सीजन लेते हैं? नो, एयर से कैसे लेंगे क्योंकि पानी में रहते हैं, वाटर से लेंगे। फॉल्स। इंसेक्ट हैव स्मॉल होल्स ऑन दियर बॉडीज कॉल्ड ट्रेसिया। जो इंसेक्ट होते हैं उनके बॉडी में स्मॉल होल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ट्रेसिया। नो, फॉल्स। पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच आर फ्लाइटलेस बर्ड। पेंगुइन और ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस बर्ड हैं, उड़ नहीं सकते। ट्रू। ऑल इंसेक्ट फ्लाई। सभी इंसेक्ट फ्लाई करते हैं? फॉल्स, सभी नहीं करते। नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग्स। लैंड एनिमल। लैंड एनिमल के क्या होते हैं? लिम्स। ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के क्या होते हैं? टेंटिकल्स, लता तंतु। कॉकरोच। कॉकरोच के क्या होते हैं स्टूडेंट्स? लेग्स। फ्रॉग। फ्रॉग के क्या होते हैं? वेब फीट, जाल के समान पैर होते हैं। स्नेक। स्नेक की बॉडी में क्या होते हैं? स्केल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, गिव वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट इज दिस हेल्प डक टू मूव इन वाटर। डक को कौन हेल्प करता है वाटर में मूव करने के लिए? वेब्ड फीट। दिस बॉडी पार्ट हेल्प ए रैबिट टू रन। कौन सा बॉडी का पार्ट है रैबिट का जो रन करने में मूव हेल्प करता है? उसकी पैडेड टॉय। ओके, गद्देदार जो उसके पैर होते हैं। एन ऑक्टोपस मूव विद इट्स हेल्प। ऑक्टोपस किसकी हेल्प से मूव करता है? टेंटिकल्स। होल्स ऑन द बॉडीज ऑफ इंसेक्ट। होल्स को क्या कहते हैं? इंसेक्ट की बॉडी में होते हैं जो स्पेरिकल्स। ओके। रेप्टाइल्स दैट डज नॉट हैव लिम्स। कौन से रेप्टाइल है जिसके लिम्स नहीं होते? स्नेक के नहीं होते। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आंसर फर्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स ऑन लैंड हैव डैश टाइप ऑफ लिम्स। कितने टाइप के लिम्स होते हैं? तो कितने होते हैं? 2 टाइप के, हिंड लिम एंड 4 लिम्स। ओके, करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट, द फ्रंट लिम्स ऑफ लैंड एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। फ्रंट लिम्स जो होते हैं, आगे के जो पैर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? एनिमल्स के 4 लिम्स। द डैश हेल्प अ फिश इन चेंजिंग डायरेक्शन इन वाटर। वाटर में डायरेक्शन चेंज करने में कौन हेल्प करता है? फिश की टेल फिन। द बोन्स ऑफ अ बर्ड आर डैश एंड होलो। जो बर्ड्स की बोन होती है, हड्डी होती है, वो खोखली होती है और कैसे होती है? लाइट होती है, हल्की होती है। ए टैडपोल ब्रीथ्स थ्रू इट्स डैश। ए टैडपोल ब्रीथ थ्रू इट्स डैश। जो मेंढक का बच्चा होता है वो किसकी हेल्प से ब्रीथ करता है? गिल्स की हेल्प से, गलफड़ों की हेल्प से। सो स्टूडेंट्स, आवर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इज completed. I hope you will understand very well and you will fill this exercise in your book and learn also. Thank you. Have a good day. Good morning student, myself Bharani from MLP International School, Ratna. Dear student, previous class we have done question number first and second of exercise 4.1. Now we do our next question. In this exercise we have word problem. So let's start our word problem. How to can we solve our question? So let's start. Now question number 4th is, बेटा क्वेश्चन नंबर 3rd में हमारे पास ये फिलअप्स हैं, तो आपने इनको समझ के पहले भी कराए हुए हैं। जैसे इसमें ये डिजिट है, ये डिजिट यहाँ पर ऑलरेडी है, ये मिसिंग है, तो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। इसमें इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इन सबको एक डिजिट इसमें मिस है, इस तरह से हमें ये फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3rd आप खुद कर लेंगे। नाउ वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 4th। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कलेक्टेड ₹2,03,06,754 इन द फर्स्ट हाफ ईयर। फर्स्ट हाफ ईयर में उसने कलेक्शन किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, एंड सेकेंड हाफ ईयर में उसने कलेक्शन किया 3,59,85,630। वट वाज द टोटल टैक्स कलेक्शन फॉर द होल ईयर। तो टोटल टैक्स कलेक्शन कितना था? तो टोटल पूछा है, तो बेटा क्या करेंगे हम? एडिशन। सो नाउ आवर स्टेटमेंट इज टैक्स
टैक्स डिपार्टमेंट कलेक्टेड इन द फर्स्ट हाफ ईयर। हमारे पास है 2,03,06,754 रुपीज एंड इन द सेकेंड हाफ ईयर में कलेक्शन किया 3,59,85,630। टोटल कलेक्शन पूछा है तो अब हम इनको ऐड करेंगे। नाउ वी ऐड 4 में 0 प्लस किया 4 एज इट इज, 5 में 3 को प्लस किया 8, 7 में 6 को प्लस किया 13 कैरी 1, 6 में 5 को प्लस किया 11 कैरी 1, 12 कैरी 1, 0 में 8 प्लस किया 8 में 1 कैरी प्लस की 9, 3 में 9 को प्लस किया 12 कैरी 1, 0 में 5 प्लस किया 5 एज इट इज कैरी 1 6 और 2 में 3 को प्लस किया 5। सो डियर स्टूडेंट्स, आवर टोटल टैक्स कलेक्शन था 5,62,92,384। नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर 5th। And our question number 5th is a company spent rupees 3,72,355 on a advertisement। एक कंपनी है जो अपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करती है 3,72,355 एंड 10,85,425 ऑन एम्प्लॉय वेलफेयर। जो एम्प्लॉय वेलफेयर पे खर्च करती है 10,85,425। हाउ मच मनी डिड द कंपनी स्पेंड ऑन द बोथ द हेड्स। तो पूछे हैं कंपनी दोनों पर मतलब एडवर्टाइजमेंट पर भी और एम्प्लॉय वेलफेयर पे टोटल कितना खर्च करती है। तो खर्च टोटल पूछा है तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको ऐड। एंड आवर स्टेटमेंट इज, फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट पे उसने खर्चा किया 3,72,355 रुपीज। स्पेंट ऑन एम्प्लॉय वेलफेयर पे जो खर्चा किया वो है 10,85,425। टोटल स्पेंड पूछा है, टोटल है तो अब हम इनको ऐड करेंगे। सो नाउ वी ऐड एंड 5 में 5 को प्लस किया 10 कैरी 1, 5 में 2 को प्लस किया 7 कैरी 1 8, 3 में 4 को प्लस किया 7, 2 में 5 को प्लस किया 7, 7 में 8 प्लस किया 15 कैरी 1, 3 में 0 को प्लस किया 3 और कैरी 1 4 एंड ये 1 एज इट इज। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा टोटल स्पेंड किया कंपनी ने वो है 14,57,780। नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज फॉर द चैरिटी पर्पज से 3 स्कूल, कोई 3 स्कूल है जो कलेक्ट करते हैं मनी चैरिटी के लिए। और तो फर्स्ट जो स्कूल है वो जो चैरिटी के लिए पैसे कलेक्ट करता है वो है 1,52,903 एंड 2,75,802 एंड 88,753। जो फर्स्ट मनी है वो फर्स्ट स्कूल की है, सेकंड मनी जो है वो सेकंड स्कूल की है और जो थर्ड मनी है वो थर्ड स्कूल के लिए है। हाउ मच कलेक्शन डिड दे कलेक्ट ऑल टुगेदर। तो तीनों ने इकट्ठा कितना कलेक्ट किया, टोटल है तो बेटा हम क्या करेंगे प्लस। सो आवर स्टेटमेंट इज, फर्स्ट स्कूल कलेक्ट, जो फर्स्ट स्कूल है उसने चैरिटी के लिए जो मनी कलेक्ट की वो है 1,52,903। सेकेंड स्कूल ने कलेक्ट किया 2,75,802 एंड जो थर्ड स्कूल है उसने कलेक्ट किया 88,753। टोटल कलेक्शन पूछा है तो अब हम इनको ऐड करेंगे। 3 में 2 को प्लस किया 5 में 3 को प्लस किया 8, 0 0 5 एज इट इज। 9 में 8 को प्लस किया 17 में 7 को प्लस किया 24 कैरी 2 में 5 को प्लस किया 7 में 8 को प्लस किया 15 2 कैरी थी, 15 में 2 प्लस करेंगे 17 कैरी 1, 5 में 7 को प्लस किया हमने 12 में 8 को प्लस किया 20 में 1 कैरी प्लस की 21 कैरी 2, 1 में 2 को प्लस किया 3 और 3 में 2 कैरी को प्लस किया 5। तो बेटा जो टोटल कलेक्शन हमारे पास हुआ वो था हमारे पास 5,17,458 rupees. Okay student, I think you understand very well our question number 4th, 5th and 6th. Now we do our question number 7th. And our question number 7th is, in an examination conducted by CBSE board in 2014 में CBSE बोर्ड द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट किया गया। The total number of candidates were 2,02,688।
तो 2014 में जो एग्जाम हुआ उसमें कैंडिडेट जो अपीयर हुए वो थे 2,02,688, बट देयर वर एन इंक्रीज इन कैंडिडेट बाय 72,698 इन ईयर 2015 एज कंपेयर टू 2014। और जो 2015 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो 2014 में स्टूडेंट थे उसमें इतने 72,698 इंक्रीज हो गए थे, मतलब हमें 2,02,688 को और 72,698 को हम जब प्लस करेंगे तो उतने कैंडिडेट 2014 में अपीयर हुए थे। हाउ मैनी कैंडिडेट अपीयर इन एग्जामिनेशन इन बोथ द ईयर, तो दोनों ईयर 2014 और 2015 दोनों का टोटल कितने कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जाम में अपीयर किया। बेटा टोटल पूछा है तो हम क्या करेंगे, ऐड। सो आवर स्टेटमेंट इज टोटल कैंडिडेट इन सीबीएसई एग्जाम 2014, जो 2014 में जो टोटल स्टूडेंट अपीयर हुए थे वो थे 2,02,688। इन 2015 इंक्रीज, 2015 में कितने इंक्रीज हुए थे, 72,698। जो 2014 में थे उसमें इतने इंक्रीज हुए तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 2,75,386। अब पूछा है टोटल अपीयर कैंडिडेट, तो टोटल पूछा तब हम बेटा इन दोनों को ऐड कर देंगे। नाउ वी ऐड 8 में 6 को प्लस करेंगे 14 कैरी 1, 8 में 8 को प्लस किया 16 कैरी 1 17 कैरी 1, 6 में 3 को प्लस किया 9 कैरी 1 10, 2 में 5 को प्लस किया 7 कैरी 1 8, 7 एज इट इज एंड 4। तो बेटा टोटल सीबीएसई एग्जामिनेशन में 2014 और 15 में टोटल कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे, 4,78,074। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक मिल्क की डेयरी है जो 4 ईयर कंटिन्यू मिल्क सोल्ड करती है। फर्स्ट ईयर में जो मिल्क सोल्ड किया उसमें वो था 33 लाख, फर्स्ट ईयर में जो सोल्ड किया था वो था 33,35,125। सेकेंड ईयर में जो मिल्क सोल्ड किया वो था 45,51,371 और थर्ड ईयर में जो मिल्क सोल्ड किया वो था 36,60,792 एंड फोर्थ ईयर में जो मिल्क सोल्ड किया वो है 29,87,121। तो पूछा है टोटल चारों ईयर का कितना मिल्क उसने सोल्ड किया, टोटल पूछा है तो बेटा हम उसमें क्या कर देंगे, हम उसको ऐड कर देंगे। सो नाउ वी ऐड 5 में 1 को प्लस किया 6 में 2 प्लस किया 8 में 1 प्लस किया 9, 2 में 7 को प्लस किया 9 में 9 को प्लस किया 18 में 2 प्लस किया 20 कैरी 2, 1 में 3 को प्लस किया 4 में 7 को प्लस किया 11 में 1 प्लस किया 12 और 12 में 2 कैरी प्लस की 14 कैरी 1, 5 में 1 को प्लस किया 6 में 7 को प्लस किया 13 और 13 में 1 प्लस किया 14 कैरी 1, 3 में 5 को प्लस किया 8 में 6 को प्लस किया 14 में 8 को प्लस किया 22 में 1 कैरी प्लस की 23 कैरी 2, 3 में 5 को प्लस किया 8 में 6 को प्लस किया 8 में 6 को किया 14 और 14 में 9 को प्लस किया 23 में हमने 2 को प्लस किया 25 कैरी 2, 3 में 4 को प्लस किया 7 में 3 को प्लस किया 10 में 2 को प्लस किया 12 में 2 को प्लस किया 14। सो डियर स्टूडेंट्स, जो टोटल मिल्क सोल्ड हुआ है 4 ईयर में वो है हमारे पास 1,45,34,409। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8. Okay student, thank you, have a nice day. Good morning students, I am Manu Yadav, your GK teacher from MLP International School Rajpura. Students, today we discuss our chapter number 5th. Our chapter topic is आइडेंटिफाई मी। स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ एनिमल्स की स्टेटमेंट गिवन है, उनके अकॉर्डिंग हमें उनका नेम उनको आइडेंटिफाई करना है, उनका नेम बताना है और हमारे पास जो स्पेस गिवन है हर एक स्टेटमेंट के नीचे उनके सामने हमने नेम लिखना है, राइट करना है। सो राइट हेयर फ्रॉम नंबर 1
फर्स्ट इज आई एम नोन एज द एंस्टर ऑफ मैन। स्टूडेंट्स, ये कौन सा ऐसा एनिमल है जो मनुष्य का, मानव का एंस्टर मीन्स पूर्वज कहलाता है? ऐसा कौन सा एनिमल है जो मनुष्य का पूर्वज कहलाता है? इट इज मोंकी। मोंकी जो है, बंदर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वो मानव जाति का पूर्वज कहलाता है। सो राइट हेयर मोंकी इन गिवन स्पेस MONKEY, मोंकी। Our second statement is I am the ride of desert. Students, desert means रेगिस्तान। ऐसा कौन सा एनिमल है जो रेगिस्तान में राइड करने के लिए, सवारी करने के लिए यूज होता है, काम आता है? ऐसा कौन सा एनिमल है, उसका नेम हमें बताना है। स्टूडेंट्स, यू ऑल नो कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। जो कैमल एनिमल होता है, जिसको हम हिंदी में ऊंट बोलते हैं, वो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। सो राइट हेयर कैमल, एंड कैमल इज यूज फॉर राइडिंग इन डेजर्ट एरिया। कैमल, राइट हेयर कैमल, CAMEL, कैमल। थर्ड वन इज आई हाइड फ्रेग्रेंस कस्तूरी इन माई नेवल। स्टूडेंट्स, नेवल मीन्स नाभि। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसकी नाभि में कस्तूरी छिपी होती है? और लेकिन वो एनिमल जो है वो सोचता है कि जो कस्तूरी की जो स्मेल है, खुशबू है, वो कहीं दूर से आ रही है, और वो इधर उधर उस स्मेल के पीछे भटकता रहता है, दौड़ता रहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि कस्तूरी उसकी नाभि में ही छिपी हुई है। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसकी नाभि में कस्तूरी छिपी होती है? इट इज डियर। यस स्टूडेंट्स, डियर इज एनिमल in which fragrance kasturi in her novel. So write here deer, DEER, deer. Fourth one is I am known for my height. स्टूडेंट्स, ऐसा कौन सा एनिमल है जो अपनी हाइट के लिए, अपनी ऊंचाई के लिए जाना जाता है? इट इज जिराफ. यस, जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल. सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है? जिराफ है, और वो उसकी हाइट के लिए जाना जाता है. उसकी, जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है, उसकी नेक बहुत लंबी होती है. सो राइट हेयर जिराफ इन गिवन स्पेस GIRAFFE. GIRAFFE, giraffe. Our fifth statement is I keep my baby in my pouch. ऐसा कौन सा एनिमल है, वो क्या कह रहा है कि मैं अपने बच्चे को, बेबी मीन्स बच्चा, अपने बच्चे को पाउच में रखता हूँ. स्टूडेंट्स, कंगारू जो है उसके स्टमक पे एक पाउच बना होता है, एक पॉकेट के जैसे बना होता है, जिसमें वो अपने बेबी को रखता है, अपने बेबी को अपने पास रखता है अपने पाउच के अंदर. यस, इट इज कंगारू. KANGAROO. कंगारू इज द एनिमल हु कीप हर बेबी और हिज बेबी इन हिज पाउच. अपने पाउच में, अपनी जो पॉकेट बनी होती है उसके अंदर अपने बेबी को रखता है. सिक्स्थ वन इज आई हैव अ लॉन्ग ट्रंक. स्टूडेंट्स, ट्रंक मीन्स सूंड, जिसको हम बोलते हैं सूंड. ऐसा कौन सा एनिमल है जो क्या बोल रहा है कि मेरे पास सबसे लंबी ट्रंक है, सबसे लंबी सूंड है? इट इज एलिफेंट. ELEPHANT, एलिफेंट. एलिफेंट हैव अ लॉन्ग ट्रंक. सेवंथ इज आई एम द किंग ऑफ जंगल. स्टूडेंट, हु इज नोन एज द किंग ऑफ जंगल? यस, लॉयन. लॉयन मीन्स शेर. आप सभी को पता है शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है. सो राइट हेयर लॉयन, LION, लॉयन. लॉयन इज द किंग ऑफ द जंगल. सो एट्थ वन इज सॉफ्ट टेडी. सॉफ्ट टॉय टेडी इज लाइक मी. आपको पता है आपके पास, सभी के पास सॉफ्ट टॉयज होंगे, जैसे टेडी बियर, डॉग, कैट. सॉफ्ट टॉयज होंगे जिनके ऊपर फर वगैरह लगी होती है. वो किसके जैसे दिखते हैं? बियर के जैसे. किसके जैसे दिखते हैं? बियर. बियर मीन्स भालू. भालू के जैसे ही सॉफ्ट हमारे टॉयज होते हैं. सॉफ्ट टेडी टॉयज हमारे पास जो आते हैं वो किसकी कॉपी होते हैं? बियर की. BEAR, बियर. नेक्स्ट इज 9th नंबर स्टेटमेंट है आई एम स्लो एंड स्टडी इन रेस. स्टूडेंट्स, ये कह रहा है, ये एनिमल कह रहा है कि मैं सबसे धीरे और लगातार रेस करता हूँ.
ऐसा कौन सा होता है? यस स्टूडेंट्स, आपने सभी ने ये कहावत सुनी होगी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। निरंतरता, धीरे लेकिन निरंतरता हमेशा रेस को जीतता है। सो ऐसा कौन सा एनिमल है जो रेस में फर्स्ट आया था? वो धीरे धीरे चलता है लेकिन लगातार चलने की वजह से वो अपनी रेस में फर्स्ट आता है। ऐसा कौन सा एनिमल है? यस, टर्टल। टर्टल को ही हम टोर्टोइज भी बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में कछुआ कहते हैं। टर्टल जो एनिमल है वो धीरे चलता है लेकिन लगातार चलता रहता है। 10th स्टेटमेंट है जो कि राइड्स मी, जो कि किसकी सवारी करते हैं? हॉर्स की, घोड़े की सवारी करते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं। सो राइट हेयर हॉर्स इन गिवन स्पेस, HORSE horse, HORSE horse. Our 11th one is I ate cockroach in your home. ऐसा कौन सा एनिमल है जो क्या कह रहा है कि मैं आपके घर के कॉकरोच खाता हूँ या खाती हूँ? ऐसा कौन सा एनिमल है? कौन सा एनिमल है जो आपके घर में छिपे हुए कॉकरोच को खाता है? इट इज लिजार्ड। यस, लिजार्ड मीन्स छिपकली, जिसको हम हमारे घर में मोस्टली आपको देखने के मिलेगी। वॉल पे आपके घरों में छिपकली होगी, लिजार्ड होगी, मोस्टली वॉल पर चलती रहती है वो। सो राइट हेयर लिजार्ड, LIZARD, लिजार्ड। आई रिपीट द स्पेलिंग, LIZARD, लिजार्ड। लिजार्ड मीन्स छिपकली। लिजार्ड ईट कॉकरोचेज इन योर होम्स। जो लिजार्ड होती है वो आपके घरों में कॉकरोच और अदर इंसेक्ट्स खाती रहती है। स्टूडेंट्स, आवर लास्ट स्टेटमेंट इज यू कैन फाइंड मी ऑन फ्लावर्स एंड आई एम कलरफुल। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कलरफुल इंसेक्ट, कलरफुल जिसको हम बोलते हैं, हमारा इंसेक्ट मोस्टली क्या होता है? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट है जिसमें सारे कलर मिलते हैं हमको, कलरफुल इंसेक्ट होता है। और ये क्या कह रहा है? यू कैन फाइंड मी ऑन फ्लावर्स। आपको सभी को पता है कि हर एक फ्लावर पे आपको कोई ना कोई बटरफ्लाई देखने को मिलती है। एंड आई एम कलरफुल, मैं कलरफुल हूँ और कहाँ पाया जाता हूँ? फ्लावर्स के ऊपर पाया जाता हूँ। इट इज बटरफ्लाई, BUTTERFLY, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जो है इंसेक्ट, वो एक कलरफुल इंसेक्ट है और फूलों पर पाया जाता है, फूल का रस चूसता है और फूलों पर पाया जाता है। स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट आवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स with their statements. So students, I hope this video, please write it in your fair notebook and fill in your book also with neat and clean handwriting. Thank you students. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं शुरू करा रही हूँ कक्षा 5वीं का पाठ 4, संज्ञा का लिंग भाग। चित्रों को ध्यान से देखिए। आपने 3 जोड़े देखे। पहले में बैल और गाय, दूसरे में लड़का और लड़की, तीसरे में मोर और मोरनी। कैसे लगे ये जोड़े? अच्छे लगे। आपने देखते ही पहचान लिया कौन बैल कौन गाय। ऐसा क्यों हुआ? इनकी अपनी पहचान है। तो बच्चों, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से स्त्री या पुरुष, नर या मादा होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। लिंग अर्थात चिन्ह। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से स्त्री या पुरुष, नर या मादा होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। हम निर्जीव वस्तुओं तक को शब्द के रूप में नर या मादा मानते हैं। निर्जीव वस्तुएं यानी कि जिसमें प्राण नहीं होते, जो चल फिर नहीं सकते। सवेरा हो गया, यहाँ सवेरा क्या है? पुल्लिंग, क्योंकि यहाँ गया क्रिया आई है। अगर क्रिया गई आती तो स्त्रीलिंग होता। सुबह हो गई, यहाँ जो सुबह है वो स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि यहाँ क्रिया क्या आई है? गई। बात एक ही थी, शब्द अलग होने से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बन गया। लिंग के बारे में पढ़ते पढ़ते हमने उसके भेद भी जान लिए। 2 भी ये हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आइए इन्हें ठीक से पहचान लें। तो कितने भेद बताए बच्चों मैंने लिंग के? 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। सबसे पहले हम स्त्रीलिंग के बारे में बात करते हैं।
स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग का अर्थ होता है स्त्री या मादा। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो बच्चों क्या होता है स्त्रीलिंग? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। चिड़िया ची ची कर रही है। यहाँ जो चिड़िया है वो स्त्री जाति का बोध करा रही है, तो वो स्त्रीलिंग शब्द है। गाय घास चर रही है, यहाँ गाय स्त्री जाति का बोध करा रही है, तो गाय स्त्रीलिंग शब्द है। दादी भजन करेगी, यहाँ दादी स्त्री जाति का बोध करा रही है, तो दादी स्त्रीलिंग शब्द है। तो वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग का अर्थ है पुरुष या नर। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे सूरज निकला हुआ सवेरा, विद्यालय बालक विद्यालय जाएगा, बादल घिर आए, सूरज निकला, यह सूरज पुल्लिंग शब्द है। बालक विद्यालय जाएगा, यहाँ बालक पुल्लिंग शब्द का बोध करा रहा है। बादल घिर आए, यहाँ बादल पुल्लिंग शब्द का बोध करा रहे हैं। तो बच्चों वे शब्द जो पुरुष या पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। तो कितने भेद बताए मैंने लिंग के? 2 भेद, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, और वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं संज्ञा शब्द के स्त्रीलिंग या पुरुष पुल्लिंग होने का प्रभाव। संज्ञा के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने से वाक्य के अन्य शब्दों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव क्या रहता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे मोर नाच रहा है, खिड़की खुली है, लड़का खेलता है। शब्द के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने की पहचान क्या होती है? कुछ शब्द हमेशा सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, जबकि कुछ हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। इन शब्दों को हम बाद में पढ़ेंगे। कुछ शब्दों का लिंग परिवर्तन संभव है, इसके कुछ नियम है, लेकिन कुछ शब्द इन नियमों को नहीं मानते। यानी कि कुछ शब्दों का हम लिंग बदल सकते हैं और कुछ शब्दों का हम नहीं बदल सकते। जैसे अ की ध्वनि पर समाप्त होने वाले शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे बादल, मोर, पत्र, मित्र, चित्र, पहाड़, फूल आदि। तो जो शब्द ए की ध्वनि पर समाप्त होते हैं, यानी कि जिनके अंत में ए आता है, कोई मात्रा नहीं लगी होती, उनको प्राय क्या माना जाता है? पुल्लिंग माना जाता है। इसके बाद अगला नियम है ई, आई तथा ईया की ध्वनि पर समाप्त होने वाले शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में ई, आई या ईया की ध्वनि आए वो शब्द क्या माने जाते हैं? स्त्रीलिंग माने। जैसे गाड़ी, ई आई है इसमें। साड़ी, इसमें भी ई की ध्वनि आई है। दवाई, इसमें आई की ध्वनि आई है। सिलाई, इसमें भी आई की ध्वनि आई है। चिड़िया, इसमें ईया की साउंड आई है। गुड़िया, इसमें भी ईया की आवाज़ आई है। तो ऐसे शब्द जो जिसके अंत में ई, आई तथा ईया की ध्वनि आए, ऐसे शब्द प्राय स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। इसके बाद अगला नियम है पर्वत, सागर, पेड़, महीनों के नाम तथा देशों के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से? पर्वत, सागर, पेड़, महीनों के नाम तथा देशों के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। जैसे श्रीलंका देशों में विशेष रूप से स्त्रीलिंग है। जैसे हिमालय पर्वत, अरब सागर, गुलमोहर, नीम ये पेड़ों के नाम है। जनवरी, कार्तिक, सावन ये महीनों के नाम है। भारत देश का नाम है। ये सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं? पर्वतों के, सागर के, पेड़ों के, महीनों के तथा देशों के नाम श्रीलंका को छोड़कर सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। शरीर, इसके बाद अगला नियम है शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग के रूप में माने जाते हैं। जैसे हाथ, पैर, नाक और कान, शरीर के ये अंग है जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं।
इसके बाद कुछ अंग स्त्रीलिंग भी माने जाते हैं, जैसे गर्दन, जीभ, आँख और कलाई। ये जो शरीर के अंग क्या माने जाते हैं? स्त्रीलिंग माने जाते हैं। इसके बाद अगला नियम है भाषा, बोली, लिपि, नदियाँ ये स्त्रीलिंग के रूप में स्वीकार की गई है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदियों में विशेष रूप से पुल्लिंग है। सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी है जो पुल्लिंग के रूप में मानी जाती है, बाकी सभी नदियाँ स्त्रीलिंग मानी जाती है। और भाषा, बोली, लिपि ये सभी स्त्रीलिंग के रूप में स्वीकार की गई है। ये शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं। कौन कौन से? चील, कोयल, गोरैया, मक्खी, लता, मैना। ये जो शब्द है, चाहे ये नर हो या मादा, ये हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही रहते हैं। और ये सब सदा पुल्लिंग रहते हैं। तोता, आलू, घड़ा, मच्छर, खटमल, इनमें नर हो या मादा ये हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही माने जाते हैं। आइए कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप पढ़ें और याद करें। पुल्लिंग शब्द है बालक, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा बालिका। ऐसे ही सेवक, सेविका, लेखक, लेखिका, घोड़ा, घोड़ी, दादा, दादी, नाना, नानी, गुड्डा, गुड़िया, अभिनेता, अभिनेत्री, चूहा, चूहिया, दुल्हा, दुल्हन, बकरा, बकरी, गधा, गधी, पिता, माता, पुरुष, स्त्री, नर, नारी, वर, वधू, श्रीमान, श्रीमती, फूफा, बुआ, विद्वान, विदुषी, भाई, बहन, चाचा, चाची, नर्तक, नर्तकी, युवक, युवती, लोहार, लोहारिन, बैल, गाय। तो बच्चों ये मैंने आपको पाठ जो पढ़ाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको इसमें लिंग की परिभाषा, लिंग के कितने भेद होते हैं, भेदों की परिभाषा, सबसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने की पहचान संबंधी नियम, कौन से शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रूप में रहते हैं, कौन से शब्द हमेशा पुल्लिंग रूप में रहते हैं, और पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग में बदलना और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदलना, ये सभी आपको याद करना है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning students, myself Manjita Yadav, your SST teacher. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 5, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन, यानी कि भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के बारे में आज हम रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन यानी कि भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र हमारा चैप्टर नंबर 5 है। द इक्वेटोरियल रीजन लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर, यानी कि जो भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र है वो इक्वेटर के दोनों साइड पाया जाता है। दीज रीजन रिसीव स्ट्रॉन्ग सनलाइट एंड हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ये जो क्षेत्र है ये पूरे साल स्ट्रॉन्ग सनलाइट रिसीव करता है और बहुत अधिक रेनफॉल रिसीव करता है। इट फॉल्स इन द टोरिड जोन, ये कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? टोरिड जोन में पाया जाता है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। जो टेम्परेट जोन है 3, वो टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीज जोन, 3 जो टेम्परेचर जोन थे उनमें से जो एक हमारा टोरिड जोन है उसके अंदर जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन है वो पाया जाता है। देयर इज एन इक्वेटोरियल क्लाइमेट इन द रीजन बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड फ्रॉम द इक्वेटर। ये जो रीजन है इसकी जो क्लाइमेट है ये कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? 10 डिग्री नॉर्थ में लैटिट्यूड में और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक पाई जाती है इक्वेटर के दोनों साइड। द लार्जेस्ट एंड डेंस फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। सबसे बड़ा और सबसे सघन जो फॉरेस्ट जो रीजन है वो कहाँ पाया जाता है? इक्वेटर के दोनों साइड पाया जाता है। दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ये जो जंगल है इनको हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट कहते हैं।
साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया आर द प्लेस एंड कॉन्टिनेंट्स दैट फॉल्स इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में जो पाए जाने वाले रीजन है वो कौन कौन से हैं? साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट जो है वो इस रीजन में आता है। In South America, the countries that lies in these region are Colombia, Ecuador and Brazil. South America में जो कंट्रीज हैं इस रीजन में आती हैं वो कौन सी हैं? कोलंबिया है, एक्वेडोर है और ब्राज़ील कंट्रीज है। इन अफ्रीका, लाइबेरिया, लेवरा, कोस्टल, घाना, नाइजीरिया, गिना एंड कांगो लाइज इन दिस रीजन। अफ्रीका के अंदर ये कंट्रीज आती हैं। मलेशिया एंड इंडोनेशिया इन साउथ ईस्ट एशिया आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस रीजन। मलेशिया, इंडोनेशिया जो है साउथ ईस्ट एशिया के जो पार्ट्स हैं वो इस रीजन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट। Being near the equator the climate is very hot throughout the year। यानी कि इक्वेटर के पास के जो रीजन्स हैं उनकी जो क्लाइमेट है वो पूरे साल बहुत अधिक गर्म रहती है। These heat cause a lot of evaporation during the day time in these region। ये जो हीट होती है ये अधिक वाष्पीकरण का कारण होती है दिन के समय में। विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन रेन। इसका अल्टीमेटली जो रीजन है, जो रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है? बारिश, क्योंकि इवेपोरेशन अधिक होगा तो वर्षा भी अधिक होगी। दीज इवेपोरेटेड वाटर फॉर्म क्लाउड एंड सेट्स रेनफॉल इन विद इन थंडरस्टॉर्म एवरी डे एट अराउंड 4 o'clock। यानी कि जो ये इवोपरेशन है ये किस में बदलती है? बादलों में बदलती है, और बादल बदल कर क्या बन जाते हैं? बारिश होती है और आंधी भरे तूफान आते हैं। थंडरस्टॉर्म का मतलब होता है आंधी भरे तूफान, और ये लगभग हर दिन 4 बजे के आसपास होता है ऐसा। देयरफॉर इट इज़ ऑलवेज हॉट एंड वेट इन दिस एरिया। इसी के कारण ये हमेशा ये जो रीजन है ये हॉट और वेट रहता है। द ग्रोथ ऑफ द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर सपोर्टेड बाय दीज कंडीशंस। ये जो ग्रोथ है इस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की ये इन रीजन के अंदर इस कंडीशन के कारण ही हो पाती है। ये जो मैप दिखाया हुआ है इसके अंदर जो रेड कलर में हमारा शो है मीन्स ये क्या है? हॉट वेट इक्वेटोरियल रीजन्स। ये जो यहाँ पे साउथ अमेरिका में ये जो रीजन है, अफ्रीका में यहाँ पे, और साउथ ईस्ट एशिया में जो ये रीजन्स हैं ये सारे क्या हैं? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है इन दिस रीजन मॉर्निंग आर हॉट एंड ह्यूमिड बट इवनिंग एंड नाइट आर जनरली कूल। ये जो रीजन है इसके अंदर जो सुबह और जो हमारी इवनिंग्स जो सुबह होती है या फिर वो हॉट और ह्यूमिड होती है, और इवनिंग और नाइट्स जो होती हैं वो जनरली कूल पाई जाती हैं। द रेन फॉरेस्ट कवर्ड ओनली 2% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो रेन फॉरेस्ट है वो हमारी अर्थ सरफेस के टोटल एरिया में से 2% एरिया को कवर करता है। Yet they are home to 1/5 of all varieties of birds and 1/10 of all varieties of mammals of the earth। यानी कि ये जो रीजन है ये 1/5 जो ऑल वेराइटीज़ हैं हमारी बर्ड्स की उनकी 1/5 जो वेराइटीज़ हैं उनका वहाँ घर है, और 1/10 वेराइटी है मैमल्स की जो अर्थ पर पाए जाते हैं। मोर ओवर द लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट आल्सो सर्वाइव ऑफ इन दीज रीजन। यानी कि बहुत अधिक मात्रा में जो प्लांट्स है वो इस रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं हर वेराइटी के। थ्रू आउट द ईयर द क्लाइमेट इन दीज रीजन रिमेन्स द सेम। पूरे साल इस रीजन की जो क्लाइमेट है वो सेम बनी रहती है। द विंटर आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम समर एंड देर इज ए लिटिल डिफरेंस इन टेम्परेचर। जो सर्दियाँ होती हैं वो बहुत अधिक डिफरेंस नहीं होता है सर्दियों में और गर्मियों में, ये बहुत कम डिफरेंस होता है इनके टेम्परेचर में। ऑल्सो द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट डज नॉट चेंज मच थ्रू आउट द ईयर। और इसी के साथ साथ जो दिन और रात की जो लेंथ है वो भी पूरे साल चेंज नहीं होती है, सेम बनी रहती है। नेक्स्ट है द एवरग्रीन प्लांट्स। जो हमेशा ग्रीन रहने वाले प्लांट्स हैं उनके बारे में रीड करते हैं। द हॉट एंड वेट क्लाइमेट इज वेरी मच सुटेबल फॉर लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ द ट्रीज। यानी कि जो ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ के लिए हॉट और वेट क्लाइमेट बहुत सुटेबल होती है। दीज फॉरेस्ट आर वेरी थिक एंड प्लांट्स ग्रो इन डिस्ट्रिक्ट लेयर। यानी कि जो ये जो रीजन्स होते हैं ये बहुत अधिक
थिक होते हैं, बहुत अधिक गहरे होते हैं। और ये जो प्लांट्स हैं इनकी जो लेयर्स हैं वो पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं? एट द टॉप ऑफ द फॉरेस्ट ए थिक अम्ब्रेला लाइक लेयर कॉल्ड द कैनोपी, यानी कि जो एक प्लांट है उसके ऊपर जो अम्ब्रेला की तरह है एक जो ये लेयर पाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? कैनोपी कहते हैं। It is formed by the spreading branch and thick leaves of all the trees, यानी कि ये जो होती है ये इसकी जो लीव्स होती हैं वो थिक होती हैं और इसकी ब्रांच जो होती है वो स्प्रेड होती है, फैली हुई होती हैं। द कैनोपी ब्लॉक आउट मच ऑफ द सनलाइट फ्रॉम एंटायरिंग द एरिया ब्लो, जो कैनोपी है वो पूरे उसके नीचे का जो भी एरिया होता है उसको बिल्कुल ढक के रखती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। द फ्यू ट्रीज विच, इसका कारण क्या होता है? कैनोपी वहाँ से सनलाइट नहीं आने देती और जो कुछ जो ट्रीज होते हैं स्टिक बियॉन्ड द कैनोपी आर कॉल्ड एमरजेंट ट्रीज, और जो ट्रीज कैनोपी के नीचे जो छोटे ट्रीज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एमरजेंट ट्रीज कहते हैं। ए लॉट ऑफ सनलाइट एंड रेन आर रिसीव बाय द ट्रीज इन दीज लेयर्स, ये जो लेयर्स होती हैं इनके ऊपर जो बहुत अधिक मात्रा में जो वो सनलाइट रिसीव की जाती है और बहुत अधिक मात्रा में रेन रिसीव की जाती है। एमरजेंट जो लेयर्स होती हैं, एमरजेंट जो ट्रीज होते हैं वहाँ पे। द अंडर स्टोरी इज द सेकेंड लेयर, जो अंडर स्टोरी होती है वो ट्री की सेकेंड लेयर होती है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। इट कंटेन स्मॉल ट्रीज सर्ब्स एंड प्लांट्स, ये जो है यहाँ पे सर्ब्स, प्लांट्स और छोटे ट्रीज शामिल होते हैं इसके अंदर, अंडर स्टोरी के अंदर। द स्टेम्स ऑफ दीज ट्रीज ग्रो अप ट्राइंग टू रीच द सनलाइट, ये जो ट्रीज होते हैं ये सनलाइट को थोड़ा कम रिसीव करते हैं। However, many of these smaller trees do not get enough sunlight to grow into एडल्ट ट्रीज, यानी कि ये जो ट्रीज होते हैं ये बड़े पेड़ों की तरह अधिक सनलाइट रिसीव नहीं कर पाते हैं, इनके पास कम सनलाइट रिसीव होती है। द फॉरेस्ट फ्लोर इज द लोएस्ट लेयर, जो फॉरेस्ट फ्लोर होती है वो सबसे नीचे वाली लेयर होती है। नेमर्स, क्रैपर्स एंड क्लिम्बर्स आर फाउंड इन दीज लेयर। Snaggy bacterias and insects break down the dead plants and animals into useful minerals, ये क्या होता है इस रीजन के जो ये जो लेयर होती है हमारी फॉरेस्ट फ्लोर, इस पर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो डेड प्लांट्स को किस में वो कर देते हैं, बदल देते हैं मिनरल्स में, यूजफुल मिनरल्स में बदल देते हैं। दस ए रिच टॉप लेयर ऑफ सोइल इज क्रिएटेड विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द प्लांट्स, इसके कारण क्या होता है ये जो सॉइल होती है ये सभी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है। डिफरेंट ट्रीज ऑफ दीज रीजन ग्रो bear fruits and seeds their leaves at different time of the year। यहाँ के जो अलग अलग जो ट्रीज हैं वो इस रीजन में ग्रो होते हैं और अलग अलग समय पर वो अपनी पत्तियों को गिराते हैं पूरे साल में। सो दीज फॉरेस्ट आर ऑलवेज अपीयर ग्रीन एंड आर ऑल्सो नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसका कारण क्या होता है, कभी किसी तरह के जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियां गिराते हैं तो दूसरे पेड़ों की पत्तियां आ जाती है, तो पूरे साल ये जो रीजन है वो हमेशा ग्रीन बना रहता है, इसीलिए इस रीजन को एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन कहते हैं। कैडर, महोगनी, रबड़, बनाना, प्लम एंड कोकोनट ट्रीज आर सम कॉमन ट्रीज। ये जो रीजन है यहाँ पर बनाना है, रबड़ है, महोगनीज है, प्लम है या कोकोनट जो ट्रीज हैं वो कॉमन ट्रीज है, वो यहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये यहाँ पे एक पिक दिखाई हुई है, ये डार्क फॉरेस्ट जो फ्लोर है वो दिखाया गया है हमें। जो फॉरेस्ट फ्लोर है वो सघन मतलब बिल्कुल डार्क रहता है क्योंकि इससे ऊपर सघन वन पाए जाते हैं, तो सनलाइट कम्प्लीटली इस रीजन पर नहीं आ पाती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने इस चैप्टर को हाफ आपको रीड करवाया है, यू ऑल्सो रीड 2 टाइम दिस चैप्टर एंड थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड। Hello students of 5th class, a very good morning to all of you. Students, in previous class we have done our second poems reading
question answer and part A, part B, part C and part D. Our poem name The Creation of God. हमने इस पोएम में पढ़ा था कि हमारी गॉड ने क्या क्या क्रिएशन किए, क्या क्या नेचुरल थिंग्स बनाई है और हम उनका कैसे थैंकफुल करते हैं, ग्रेट थैंकफुल करते हैं. एंड नाउ इन दिस क्लास वी विल revise our word meanings, exercise A, B, C and D and its question answer, part E, part F and part G. So students, let's start our word meanings. The creation of God. हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है. देखिए, फर्स्ट है क्रिएचर. क्रिएचर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? जीव, एनिमल. सेकेंड टीनी. टीनी की हिंदी मीनिंग क्या होगी? छोटे. एंड सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? स्मॉल. थर्ड है वंडरफुल. वंडरफुल की हिंदी मीनिंग क्या है? अद्भुत, अमेजिंग. इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा. फोर्थ है प्लीजेंट. प्लीजेंट की हिंदी मीनिंग क्या होगी? सुखद. और इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? नाइस. फिफ्थ है राइप. राइप की हिंदी मीनिंग पके हुए, फुली मैच्योर. एंड सिक्स्थ है हमारा लास्ट है ऑलमाइटी. ऑलमाइटी की हिंदी मीनिंग सर्वशक्तिमान. क्या हो जाएगा? गॉड. सो स्टूडेंट्स, डे रिवाइज अवर पार्ट ए. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं. फर्स्ट है हमारा ब्लैंक हैज़ मेड ऑल द थिंग्स. किसके द्वारा बनाई गई हैं? ए है एनिमल, बी है मैन एंड सी है गॉड, डी है नेचर. तो किसके द्वारा बनाई गई है? गॉड के द्वारा. सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा. सेकंड है गॉड मेड द टीनी ब्लैंक. क्या बनाया है गॉड ने? छोटे. ऑप्शन फर्स्ट है विंग्स, बी ट्रीज, सी पीपल एंड डी क्लाउड्स. तो क्या बनाया उसने? विंग्स. ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. थर्ड देखिए, द मॉर्निंग एंड द सनसेट ब्लैंक अप द स्काई. सूर्योदय और सूर्यास्त आकाश को कैसा बनाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है राइजन, बी ब्राइटन, सी मेड एंड डी ब्लू. तो क्या बनाता है? ब्राइटन. बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. एंड फोर्थ है हमारा गॉड हैज़ मेड ऑल द थिंग्स ब्लैंक. गॉड ने सारी चीज़ें कैसे बनाई हैं? ए अगली, बी डिसऑर्गेनाइज्ड, सी बैड एंड डी वेल. तो कैसी बनाई है? वेल बनाई है. तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा. एंड पार्ट बी है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स. हमें हेल्प बॉक्स में जो वर्ड्स हैं उसके हेल्प से क्या करना है? फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करने हैं. ऑप्शन फिर स्टार्ट. फर्स्ट है हमारा ऑल थिंग्स वाइज एंड ब्लैंक गॉड मेड देम ऑल. तो इसमें क्या जाएगा? वंडरफुल. ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल गॉड मेड देम ऑल. जिस भगवान ने सबको बनाया है. सेकेंड है ही मेड देयर ग्लोविंग ब्लैंक, ही मेड देयर टीनी विंग्स. ग्लोविंग क्या किए थे उसने? कलर्स. तो सेकेंड ब्लैंक में क्या आ जाएगा? कलर्स. थर्ड है द प्लीजेंट समर सन, द राइप ब्लैंक इन द गार्डन. पके हुए क्या थे? फ्रूट्स थे. तो थर्ड ब्लैंक में क्या आ जाएगा हमारा? फ्रूट्स. द राइप फ्रूट्स इन द गार्डन. फोर्थ है हाउ ब्लैंक इज गॉड ऑलमाइटी हु हैज़ मेड ऑल थिंग्स वेल. तो फोर्थ ब्लैंक में हमारा क्या आ जाएगा? ग्रेट आ जाएगा. हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी हु हैज़ मेड ऑल थिंग्स वेल. एंड सी पार्ट है हमारा गिव रिदम वर्ड्स फॉर. हमें रिदम वर्ड्स देने हैं इनके. फर्स्ट है ब्राइट. ब्राइट का रिदम वर्ड क्या होगा? लाइट, फाइट, नाइट. सेकेंड है ग्रेट. ग्रेट का रिदम वर्ड क्या होगा? दैट, हिट, वेट. थर्ड है हमारा सिंग्स. सिंग्स का रिदम वर्ड क्या होगा? विंग्स, ब्रिंग्स एंड रिंग्स. फोर्थ टिनी, शाइनी, स्काई, माई. फिफ्थ वेल, टेल, ऑल, फेल. एंड पार्टी है हमारा गिव इंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ द पोएम. हमें इंटोनियम देने हैं. फर्स्ट है नो वन. नो वन कोई नहीं, समवन कोई है. एंड सेकंड है हमारा सनराइज, सनसेट. थर्ड अनराइप, बिना पके हुए. राइप,
पके हुए। फोर्थ है हमारा डल, ब्राइट। फिफ्थ है अगली, ब्यूटीफुल। सो स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट अवर पार्ट ए, क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। हमें 1 और 2 वर्ड्स में इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हु मेड ऑल द थिंग्स। किसके द्वारा बनाई गई हैं सारी चीज़ें? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गॉड। गॉड के द्वारा सारी चीज़ें बनाई गई हैं। गॉड मेड ऑल द थिंग्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फॉर वूम डिड गॉड मेक टिनी विंग्स। किसके लिए गॉड ने छोटे छोटे पंख बनाए हैं? तो किसके लिए बनाए हैं? आंसर फॉर बर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट ब्राइटन अप द स्काई। स्काई को, आकाश को कौन उज्जवल बनाता है? तो आंसर क्या होगा, मॉर्निंग एंड सनसेट। सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय होता है वो स्काई को क्या करता है, ब्राइटन बनाता है। एंड पार्ट एफ है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस। हमें 1 सेंटेंस में इन क्वेश्चंस के क्या करने हैं, आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डिड गॉड मेक इन द गार्डन। गॉड ने गार्डन में क्या बनाया है? आंसर, गॉड मेड ड्राई फ्रूट्स इन द गार्डन। गॉड ने गार्डन में पके हुए फल, पके हुए फ्रूट्स क्या किए हैं, बनाए हैं, मेड किए हैं। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, हैज़ गॉड मेड एनीथिंग रॉन्ग। हैज़ ही मेड ऑल द थिंग्स वेल। क्या गॉड के द्वारा बनाई गई सारी चीज़ें गलत हैं? हैज़ ही मेड ऑल थिंग्स वेल। क्या उसने सारी चीज़ें अच्छी बनाई हैं? देन आंसर क्या होगा, नो, ही हैज़ मेड ऑल थिंग्स वेल। गॉड के द्वारा सारी चीज़ें जो बनाई गई हैं वो क्या हैं, बहुत ही अच्छी हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, वाई डिड गॉड गिव अस आईज एंड लिप्स। गॉड ने हमें आँखें और हमें होठ क्यों दिए हैं? तो आंसर क्या होगा, गॉड गेव अस लिप्स टू टेल। गॉड ने हमें होठ दिए हैं कुछ बोलने के लिए, ताकि हम जो हमारी नेचुरल थिंग्स हैं, हमारी थिंकिंग है, उनको हम स्पीक आउट बोल सकें। एंड आइज़ टू सी दैम, और हमें आंखें दी है कि हम इस खूबसूरत वर्ल्ड को, इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को क्या कर सकें, सी कर सकें, देख सकें। एंड हमारा पार्ट जी है, लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हैज़ गॉड मेड एवरीथिंग अराउंड अस। हाउ हैज़ ही मेड ऑल द थिंग्स। इज़ गॉड ए गुड आर्टिस्ट। क्या गॉड के द्वारा बनाई गई, गॉड ने हमारे पास क्या चीज़ें बनाई हैं, और हाउ हैज़ ही मेड ऑल द थिंग्स, उसने ये चीज़ें कैसे बनाई हैं, और क्या गॉड एक आर्टिस्ट है? तो आंसर क्या होगा, यस, गॉड इज़ अ गुड आर्टिस्ट। गॉड क्या है, एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। ही हैज़ मेड ऑल थिंग्स वेल। उन्होंने सारी चीज़ें क्या बनाई हैं, बहुत ही खूबसूरत बनाई हैं। और ही हैज़ मेड मैनी थिंग्स अराउंड अस, और उन्होंने हमारे पास काफ़ी सारी, हमारे आसपास काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं। हमारे आसपास काफ़ी सारी नेचुरल थिंग्स हैं, कलरफुल फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं। ये सारी चीज़ें किसके द्वारा बनाई गई हैं, गॉड के द्वारा बनाई गई हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप you will understand this question answer and exercise, and the students, this exercise and question answer write in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day.